डाउट नहीं है? गुड मॉर्निंग। चलिए, सो ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 में, ऑब्जेक्टिव 2 में आई एम फाइन सिस्टर, हाउ आर यू? ठीक ही हो गए? हाँ सिस्टर बोलिए, कोई डाउट है तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स। तो बहुत सारा वेक्टर है, बहुत सारा वेक्टर है ऐसा, और इसका एक्स कंपोनेंट, तो मान लीजिए एक्स कंपोनेंट तो यही होगा एक्स, और ये हो गया वाई। तो ये बहुत सारे वेक्टर्स हैं, जरूरी नहीं है कि सब ओरिजिन से ही पास हो, पर हाँ ठीक है मान लेते हैं। इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो मान लीजिए कि ये जितने सारे भी वेक्टर है ए बी सी डी, है ना, जो एक्स कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ए का ए एक्स मान लेते हैं, प्लस बी का बी एक्स मान लेते हैं, प्लस सी का सी एक्स मान लेते हैं, डी का डी एक्स मान लेते हैं। सो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये जितने भी वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी का जो एक्स कंपोनेंट होगा सबका डायरेक्शन सेम होगा, है ना, तो इन सबके एडिशन के बराबर होगा। हाँ, हो सकता है कि इनमें से किसी का डायरेक्शन निगेटिव एक्स भी होगा, निगेटिव एक्स भी हो सकता है, तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा, पर होगा नॉर्मली माइनस भी क्या है, बेसिकली अगर हम लोग बोले तो हम लोग डी एक्स प्लस माइनस ऑफ सी एक्स लिख सकते हैं, तो बेसिकली ये भी क्या है, एडिशन ही तो है ना। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, मे बी स्मॉलर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो एक्स कंपोनेंट हो सकता है कि उनके मैग्नीट्यूड के वेक्टर के कम हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है क्या कि से इनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर दिया जाए, तो इनसे इनके मैग्नीट्यूड के एडिशन से, दैट इज ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स लेस देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? अनुष्का क्यों नहीं पॉसिबल है, थोड़ा बताइए, एक्सप्लेन करिए इसको। क्या ए का एक्स कंपोनेंट इसके मैग्नीट्यूड से छोटा होगा या बड़ा होगा या बराबर होगा? छोटा होगा या बराबर होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर ए वेक्टर खुद एक्स डायरेक्शन में होगा तो ए के मैग्नीट्यूड के बराबर ही एक्स कंपोनेंट होगा उसका, नहीं समझे? यस सर। जैसे ए वेक्टर आपका 5 आई कैप है, इसका मतलब ए वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, 5, और मोड ऑफ ए वेक्टर भी कितना है, 5, सही ना। तो जो ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है या तो 5 होगा या 5 से छोटा होगा। अगर मान लीजिए कि यहां पर कोई भी टर्म साइन थीटा या कॉस थीटा का टर्म लग गया, जैसे ए एक्स इज इक्वल टू 5 साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, ऐसा कुछ है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1, यही होगा ना। यस सर। साइन थीटा 90 पर 1 होता है और कॉस थीटा 0 पर 1 होता है, 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, 1 से कम होगा। सो ए एक्स कंपोनेंट क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 5 साइन थीटा या 5 कॉस थीटा। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, +5, दैट इज +5, और मिनिमम कितना है, -5। सो एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जितना ए का मैग्नीट्यूड है उसके बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है। सो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एक्स कंपोनेंट है या तो इन सब के समेशन के बराबर हो जाए या इनसे छोटा हो जाए। तो ऑप्शन नंबर में बोला है मे बी स्मॉल, तो मे शब्द लग गया, इसका मतलब छोटा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट लग रहा है मुझे। हाँ जी बोलिए, बोलिए बोलिए, किसी को कोई डाउट? में ए बी और डी तीनों दिया है। अब बी तो हो गया, सी ऑप्शन देखते हैं, मे बी ग्रेटर देन द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, पॉसिबल ही नहीं है। क्या ये ए प्लस बी प्लस सी से ये वाला फैक्टर बड़ा हो सकता है क्या?
ये तभी होता है जब ए एक्स कंपोनेंट इसके मैग्नीट्यूड 5 की जगह 6 हो जाता। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है 5, जो कि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर ही है। मतलब ए एक्स कंपोनेंट ए के बराबर होगा। ठीक है, ए एक्स कंपोनेंट ए से बड़ा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कभी भी एडिशन इनके इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। डी मे बी इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। हाँ, बराबर हो सकता है। मैंने बताया कब बराबर हो जाएगा, जब ए बराबर ए एक्स हो जाए, जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इसके ए एक्स कंपोनेंट के बराबर हो जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बी कंपोनेंट के बराबर हो जाए, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर सी एक्स के बराबर हो जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर डी एक्स के बराबर हो जाए। और ये तभी हो जाएगा जब ए वेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग काम कर रहा है, बी वेक्टर सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, और सी वेक्टर भी सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, डी वेक्टर भी सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो मैं बोल सकता हूं ए वेक्टर इज इक्वल टू लेट्स से 5 आई कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप, सी वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप, एंड डी वेक्टर इज इक्वल टू 4 आई कैप। सो इस केस में ए का जो ए एक्स कंपोनेंट होगा, दैट इज कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये भी कितना हो जाएगा 5, डी एक्स भी कितना हो जाएगा 5, सी एक्स भी कितना हो जाएगा, सॉरी 2, सी एक्स हो जाएगा 3 एंड डी एक्स हो जाएगा 4। एक ही तो कंपोनेंट है, क्या है वो है आई कैप, जे कैप तो 0 है ना। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर भी कितना हो जाएगा 5, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा 2, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर हो जाएगा 3, मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर हो जाएगा 4। सो इस कंडीशन में अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। तो इसमें से तीनों ऑप्शन हो गया, ए बी और डी, है ना। अच्छा, ऑब्जेक्टिव 1 में क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व किया गया वो? सर ऑब्जेक्टिव 1 का 2 नंबर भी वो तो बताता। ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन ये बोल रहा है द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज, एक वेक्टर का कंपोनेंट, ऑप्शन है ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, ऑलवेज इक्वल्स टू इट्स मैग्नीट्यूड, नॉन ऑफ दिस। इसका क्या होगा आंसर? सर नन ऑफ दिस होना चाहिए। क्यों? सर क्योंकि उसका एक्स कंपोनेंट उसके इक्वल भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये जो ऑलवेज टर्म जो लग गया ना, यही कारण है कि ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑलवेज ऑलवेज पॉसिबल नहीं है। मे भी लिखा होता तो, मे भी अगर लिख देता तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। सही है ना। अगर इसके ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन कर दिया जाए कि मे बी लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, मे बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड एंड मे बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड, तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी करेक्ट हो जाता, क्योंकि ग्रेटर तो हो नहीं सकता, तो मे वाला ऑप्शन ही नहीं है। ग्रेटर तो किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, नेवर बी ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, which of the sets given below may represent the magnitude of 3 vectors adding to 0? सो आपको 3-4 सेट दिए गए हैं, इसमें से पहला सेट है 2 4 8। अच्छा, अभी बताइए कि मान लीजिए कि आपके पास फोर्स है ना, तो ये 0 कब हो जाएगा? जब किसी भी 2 वेक्टर का सम इसके बराबर, तीसरे के बराबर हो जाए। यही तो मतलब है ना। जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 फोर्स लग रहा है, F1 F2 और ये F3, तो इस पर नेट फोर्स 0 कब होगा? जब F1 प्लस F2 F3 के बराबर हो जाए, तभी होगा ना 0। तो आपको अगर 3 नंबर का आपको सेट दिया गया, 3 वेक्टर्स दिए गए, इसका मतलब किसी भी 2 वेक्टर का सम अगर तीसरे के बराबर होता है तो ये 0 हो सकता है। तो यहां पर 4 और 2 6, 8 से कम है, 8 और 4 12, 2 से ज्यादा है, और कोई बचता है 8 और 2 10, 4 से ज्यादा है।
नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। हाँ जी, सर एक बार फिर से समझाइएगा सर आप। आवाज क्लियर नहीं हुआ, क्या बोल रहे हैं? सर एक बार फिर से समझाइए, हाँ। फिर से एक बार समझाइएगा सर। हाँ फिर से बताता हूँ। देखिए, मैंने बोला कि तीन वेक्टर का सम 0 कब होगा? जब किसी भी दो वेक्टर का सम तीसरे के बराबर हो जाए। तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी दो वेक्टर 2, 4, 8 में से कोई भी दो वेक्टर सेलेक्ट करते हैं 2, 4, इसका एडिशन कितना हो जाएगा? 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6। क्या ये तीसरे के बराबर है? नहीं है, तो ये 0 नहीं हो सकता। मान लीजिए कि मैंने दो फोर्स ले लिया 4, 8, जैसे 4 + 8, ये कितना हो जाएगा? 12। क्या ये 2 के बराबर है? नहीं है, इसका मतलब ये भी फोर्स बराबर 0 नहीं हो सकता। अच्छा, एक और ऑप्शन है, 2 और 8 ले लेते हैं, मतलब F1 और F2 का वैल्यू 2, 8 ले लेते हैं, तो तीसरा वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। क्या ये 2 + 8 4 के बराबर है? नहीं है, तो ये भी 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये ऑप्शन ही नहीं है, खत्म। आया ना? समझ में आया? यस सर। ऑप्शन 4, 8, 16, 4, 8 एंड 16। अगर पहला 2 लेते हैं, जैसे 4 और 8 लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 8, 4, 12, 16 के बराबर नहीं है, तो ये 0 नहीं हो सकता। 16 और 4 लेंगे तो ये 20, 8 के बराबर नहीं है, तो ये भी 0 नहीं हो सकता है ना। 16 और 8 लेते हैं, ये 24, 4 के बराबर नहीं है, तो ये भी 0 नहीं हो सकता। मतलब ये भी ऑप्शन खत्म। ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 1, ये तो साफ साफ दिख रहा है, 1, 2, 1 है ना। मतलब क्या हो गया कि अगर 1 से 1 को जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 2 के बराबर, जो कि यहाँ पर 2 अवेलेबल है। मतलब F1 और F2 का वैल्यू 1, 1 मान ले, 1 + 1, और F3 का वैल्यू 2 मान ले, तो 2 = 2 हो जाएगा। तो नेट फोर्स इस पर क्या हो जाएगा? 0। मतलब ये वेक्टर 0 हो सकता है। सही है ना? यस सर। ऐसे ही चेक करना है इसको, ये ऑप्शन वाइज हो जाएगा। और किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर कैसे निकालते हैं? आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी आपको वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर, है ना, तो ये इस कंपोनेंट में, या फिर ये देखो, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस हो गया, है ना। और दूसरा, आप अगर कहना चाहते हो कि अगर इसके तरफ, दैट इज परपेंडिकुलर विथ वेक्टर, ये वाला, मान लीजिए ये कुछ क्यू हो गया, आप किसके बारे में बात करना चाह रहे हो? एक्स एंड वाई एक्सिस, कौन सा कंपोनेंट जानना है आपको? बताइए। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए इतना परपेंडिकुलर टू द वेक्टर आई + जे। अच्छा, ऐसा है क्या? ऐसा बोलो ना। जस्ट वेट, क्वेश्चन में देख लो। 2i कैप + 3j कैप परपेंडिकुलर टू, फाइंड आउट करना है i + j कैप। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये आपको कोई वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर, और ये कोई बी वेक्टर दिया गया है ना। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना होगा। सो बी वेक्टर का सबसे पहले तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि बी वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है। बी वेक्टर का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? इसके लिए आसान तरीका मैंने बताया था कि इसके जो कोफिशिएंट है उसको एक्सचेंज कर दीजिए और किसी एक को माइनस साइन कर दीजिए। जैसे अगर मैं बोलूं -i कैप + j कैप, इसका नया नाम दे देते हैं सी वेक्टर। तो क्या सी वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है क्या? क्या सी वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है? कैसे चेक करेंगे? परपेंडिकुलर चेक करने के क्या करते थे? डॉट प्रोडक्ट। बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर अगर 0 आ जाता है, इसका मतलब परपेंडिकुलर है। कर लीजिए डॉट प्रोडक्ट। आई कैप इंटू आई कैप कितना हो जाएगा? -1, और जे कैप इंटू जे कैप 1, तो ये आ गया 0। इसका मतलब ये सी वेक्टर
बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। यस आकाश, सही है ना? कोई तो म्यूजिक सुन रहा है पीछे। अमरूद सर, हाँ ठीक है। सर ऑब्जेक्टिव 2 का 1 बता दीजिए। हाँ वो भी बता देता हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। इसका मतलब ये सी वेक्टर बी वेक्टर का परपेंडिकुलर है। अच्छा एक और ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन हो सकता है ना, आई कैप माइनस ऑफ जे कैप। अब लोग ये दो दो कैसे आ गया? दो दो आ सकता है ना भाई। देखो अगर ये आई कैप है तो इसके परपेंडिकुलर या तो जे कैप होगा या माइनस जे कैप, दोनों परपेंडिकुलर है। ये जे कैप है, ये माइनस जे कैप है। तो एक वेक्टर के दोनों परपेंडिकुलर हो सकते, तीन परपेंडिकुलर हो सकते, तीन परपेंडिकुलर भी तो हो सकते हैं ना। जैसे अगर के कैप होता तो के कैप भी तो परपेंडिकुलर है, तो ऐसा कोई फिक्स है नहीं कि उसके एक ही परपेंडिकुलर होगा। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। अगर इसको कहा जाए ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर है। अब हमसे पूछा गया कि ए वेक्टर का कंपोनेंट सी वेक्टर के अलाउ फाइंड आउट करिए। तो याद करिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। इसका मतलब ए वेक्टर को सी वेक्टर के डायरेक्शन वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दी, हो गया खत्म। पढ़ा था ना? अगर एक वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड आउट करना है किसी भी वेक्टर के अलाउ, तो उस वेक्टर के डायरेक्शन वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। नहीं समझे? हाँ तो परपेंडिकुलर ही तो है ना, ये बी वेक्टर के परपेंडिकुलर सी वेक्टर हो गया ना। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का परपेंडिकुलर क्या हो गया? सी वेक्टर। इसका मतलब ए वेक्टर के कंपोनेंट किधर चाहिए? सी वेक्टर की तरफ। हाँ या ना? किसका डाउट था ये? हाँ दिव्यांशु बोलिए। प्रशांत सही है ये? हाँ तो अब यहां पर सी वेक्टर का आप डायरेक्शन वेक्टर निकाल लीजिए, हो जाएगा यहां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसी का डाउट था क्वेश्चन नंबर 1, अ वेक्टर इज नॉट चेंज। ये तो वेक्टर के सबसे पहले लेक्चर में ही बता दिया था कि वेक्टर एक चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव 2 का ओके ओके सॉरी। A situation may be described by the using different sets of coordinate axes having different orientation. Which of the following do not depend upon orientation of the axis? So बोला है कि सिचुएशन एक ऐसा है जो कि डिफरेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशन। तो कहने का मतलब ये कि ये है एक्सिस और ये कुछ एक वेक्टर है एक्स, वाई, है ना? तो ये एक एक्सिस का ओरिएंटेशन है। अच्छा हमारा एक्सिस ऐसा भी तो हो सकता है ना, अगर ये वाई है ये एक्स है, मैं बोलता हूं कि नहीं मेरा एक्स अब ये रहेगा एक्स डैश और ये मेरा वाई डैश रहेगा, वाई डैश होगा। एक्सिस है कुछ भी ला सकते हैं। यही बोल रहा है कि अगर डिफरेंट सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस से अगर, हाँ जी सर, हाँ सर, वीडियो स्पॉटलाइट कीजिए। वीडियो स्पॉटलाइट सर मेरे में ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ कैंसिल स्पॉटलाइट है सर, वीडियो स्पॉटलाइट ही है। ठीक है मैं देखता हूँ क्या बात है। हाँ ठीक है सर। स्पॉटलाइट है सर। हाँ जी स्पॉटलाइट किया हुआ है सर। हाँ 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 स्पॉटलाइट किया हुआ सर। हाँ तो मैं बात कर रहा था कि जो हमारा एक्सिस है ये हम लोग नॉर्मली क्या लेते हैं, एक्स वाई ऐसा परपेंडिकुलर बना देते हैं अपने आसानी के लिए।
लेकिन एक्सिस हमारा ऐसा भी हो सकता है, एक्सिस हमारा ऐसा भी हो सकता है, एक्सिस हमारा ऐसा भी हो सकता है। हम जैसे अपना एक्सिस को सुटेबल मानते हैं उस हिसाब से हम एक्सिस को एज्यूम कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि अगर एक सेट है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का सेट है, अगर उसके अलग अलग ओरिएंटेशन से अगर हम लोग बनाए तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो सकता है। द वैल्यू ऑफ ए स्केलर, क्या स्केलर क्वांटिटी डिपेंड करता है इसके डायरेक्शन पर, किसी भी चीज पर? नहीं, स्केलर क्वांटिटी नहीं बदलने वाला है। द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, हाँ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले अगर एंगल थीटा था, अब थीटा एंगल अल्फा हो जाएगा। सो एक्स डैश के अलॉन्ग इसका जो कंपोनेंट है वो बदल जाएगा। सही है ना? सी, वेक्टर क्वांटिटी बदल जाएगा। नहीं। क्या एक्सिस बदलने से वेक्टर का डायरेक्शन बदल गया? नहीं। अगर बॉडी एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, और आपका एक्सिस कुछ इस तरह से, मतलब आपने कुछ ऐसा बना दिया एक्स एक्सिस और बॉडी का मूवमेंट कुछ ऐसा है। अगर आपका एक्सिस कुछ इस तरह से हो जाएगा तो क्या बॉडी का मूवमेंट बदल जाएगा? अभी भी उसका डायरेक्शन और स्केलर क्वांटिटी सेम रह जाएगा, अभी भी डायरेक्शन उसका इधर की तरफ ही रह जाएगा जो पहले था। तो वेक्टर चेंज नहीं करेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, जब वेक्टर ही चेंज नहीं करेगा तो मैग्नीट्यूड कैसे चेंज करेगा? किसका डाउट है? ठीक है, क्या है? सर इसके आंसर में ए, सी और डी तीनों दे रहा है। हाँ, मल्टीपल चॉइस है, ए सी डी ही होगा। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर तो चेंज हो रहा है ना, इसमें बोला है क्वेश्चन में कि नॉट डिपेंड्स अपॉन ओरिएंटेशन। तो स्केलर क्वांटिटी ओरिएंटेशन पर ठीक है। चलिए, और किसी को डाउट? एक लास्ट टॉपिक रह गया था, लेमिस थ्योरम। तो लेमिस थ्योरम मैं आप लोगों को बता देता हूं। लेमिस थ्योरम देखिए कुछ खास नहीं है, वो बोलता है कि अगर तीन फोर्स लग रहे हैं, ऐसे तीन फोर्स के अगर कोई भी तीन वेक्टर है और तीनों के बीच में अगर अल्फा, बीटा और गामा एंगल बनता है, लेट सपोज दैट दिस इज F1, दिस इज F2 एंड दिस इज F3, है ना? और ये है अल्फा, बीटा और गामा, ये तीन एंगल है। सो F1 डिवाइडेड बाई F1 का अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा? बीटा। साइन बीटा विल बी इक्वल्स टू F2 डिवाइडेड बाई साइन गामा इज इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट के। ये सब आपस में इनके जो रेशियो होगा ये बराबर होगा, यही कहता है लेमिस थ्योरम। ठीक है, आई बात समझ में? अगर ये कंडीशन को सप्लाई, ये कंडीशन, हाँ मैं बताता हूं इसका यूज क्या है। अगर ये कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इस पर, इस पॉइंट पर जो ओ पॉइंट है, यहां पर जो नेट रिजल्टेंट होगा ये हो जाएगा जीरो। जो नेट रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा जीरो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तब। यही है लेमिस थ्योरम। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है ना, और ये अल्फा इज इक्वल टू है 120 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू है 120 डिग्री और गामा इज इक्वल टू है 120 डिग्री, है ना। F1 इज इक्वल टू दिया गया आपको 10 न्यूटन, F2 इज इक्वल टू दिया गया है 20 न्यूटन, और हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द फोर्स F3 सो दैट दिस ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब समझ रहे हो, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाए। क्वेश्चन यही है। तो क्या हम लोग F3 फाइंड आउट कर सकते हैं? करिए।
पॉइंट समझे क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम में रखना है तो F3 का वैल्यू क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर F1 इज इक्वल टू दिया गया है 10 न्यूटन, F2 इज इक्वल टू दिया गया है 20 न्यूटन और इन सबके बीच में जो एंगल दिया गया है वो है 120 डिग्री। -10 कैसे? कैलकुलेट करिए। 100 न्यूटन, 20 न्यूटन, F3 इज इक्वल टू 20 न्यूटन, पता नहीं। फिर करके देखते हैं ना, ये कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 120, 10 डिवाइडेड बाई साइन 120, मान लीजिए ये k के बराबर हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये जो F3 होगा ये कितने के बराबर हो जाएगा? दैट विल बी द इक्वल टू द F3 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ 120। तो ये हो जाएगा F3 इज इक्वल टू 10। अच्छा, अगर यहाँ पर 20 ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 20 बाई साइन ऑफ 120 इज इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 120। और ये कितने के बराबर हो जाएगा? ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये हो जाएगा 20 न्यूटन। यहाँ से तो दोनों ऑप्शन आ जा रहा है। सर अगर इसका एवरेज लिया जाए तो? एवरेज का कोई सोल्यूशन नहीं है। चलिए इसको क्रॉस चेक मेरे कर ख्याल लेते से हैं। आप खुद से डाटा दिए थे इसीलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, डेटा कुछ गड़बड़ दे दिया मैंने। चेक कर लेते हैं ना। जैसे ये 10 न्यूटन हो गया, है ना। तो 10 न्यूटन का एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर की तरफ, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। 10 cos 30 डिग्री, करेक्ट। और ये F3 है, इसका भी एंगल 30 डिग्री है। इसका मतलब ये होगा कि अगर x कंपोनेंट को अगर आपको जीरो करना है तो 10 cos 30 F3 cos 30 के बराबर होना चाहिए। 10 cos 30 F3 cos 30 के बराबर होना चाहिए। एक तो ये आ गया। अच्छा, अगर मैं इसके वर्टिकल कंपोनेंट की मैं बात करूं तो ये आ जाएगा कितना? अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 60। ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा? 60 के बराबर। और ये भी वैल्यू आ जाएगा 60 के बराबर। तो F1 का एक कंपोनेंट आ जाएगा नीचे की तरफ, दैट विल F3 cos 60 इज इक्वल टू F2 के बराबर। तो F1 हो जाएगा कितना? 10, और 10 cos 60 का वैल्यू जाता है 1/2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू F2 कितना हो जाएगा? 20। डेटा गलत है, सॉरी।
क्वेश्चन ये करेक्ट नहीं है, ये डेटा ही गलत है। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं कुछ 150 डिग्री, तो इसको मान लेते हैं कितना, लेट सपोज ये हो जाएगा, ये 120 मानते हैं, कितना हो गया ये 150 प्लस 120 that will be equal to the 270, और कितना रह गया 90 360 माइनस 270, सर 90 तो ये बच गया 90 डिग्री, यही ना। तो इनके बीच में एंगल बन जाएगा ये ऐसा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। सो अब मान लीजिए F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन और ये मानिए 20 न्यूटन। कुछ आ रहा है क्या ऐसा, देखिए अब देखो F3 इज इक्वल टू कुछ आ रहा है ऊपर वाला क्या है सर? 20 न्यूटन। ठीक। आ रहा क्या कुछ, सर 10√3 आ रहा है। यस सर 10√3 आ रहा है। हाँ 10√3 ही आ रहा है सबका। यस सर, दोनों इक्वेशन से 10√3 आ रहा है। 10√3 आएगा सबका। तो इस तरह का ही क्वेश्चन आता है इस पर, लेबनिज़ थ्योरम पर, और कोई एक्स्ट्रा कुछ इसमें कंसेप्ट नहीं। ठीक है, हाँ 10√3 सर हाँ जी, सर 10√3 आ रहा है सर। हाँ 10√3 सही है, वही हो। ठीक है सर। हाँ ओके धन्य। तो यही है लेबनिज़ थ्योरम, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो यह वेक्टर खत्म हो गया है। हाँ वेक्टर में अब कुछ बचा नहीं है। वेक्टर एक बार आप लोग खुद से रिवाइज कर लीजिएगा, जो अभी तक का कंसेप्ट हो चुका है पूरा, वो पूरा। लेमन थ्योरम खत्म हो गया टॉपिक कॉल्ड, सर? लेमन थ्योरम खत्म हो गया? खत्म हो गया, बस इतना ही था। ठीक है सर। मोशन। सो अब आज से हम लोग इंटर कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ दिव्या, वॉइस बहुत स्लो आ रहा होगा बिकॉज मैं दूर से बोल रहा हूँ। ये मेरा ईयरफोन डिस्चार्ज हो गया, ट्राई करता हूँ अगर दूसरा काम किया तो।
अभी ठीक है क्या? वॉइस क्लियर है? यस सर। चलिए क्लियर है। ओके। तो बाकी का जो अभी समय जो बचा हुआ है, अब आप कॉपी पेन रख दीजिए, क्योंकि अब ये टोटली होने वाला है थ्योरेटिकल। यस। तो अब हम लोग इंटर कर चुके हैं रियल फिजिक्स। मतलब अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करें। रेडी? देखिए, जो फिजिक्स है सर इसमें भी इसको न्यूमेरिकल्स होते हैं ज्यादा। हाँ जी, सर इसमें भी न्यूमेरिकल्स बहुत है। देखिए न्यूमेरिकल तो आपको पूरे फिजिक्स में मिलेगा, तो न्यूमेरिकल से आपको पीछे छूटने वाला नहीं है। विदाउट न्यूमेरिकल देखिए, हम लोग कोशिश यही रहेगी कि हम लोग थियरी कम करें, न्यूमेरिकल ज्यादा करें। बिकॉज अगर मैं आपको 100% थ्योरी बता दूं, लिखवा दूं, आप रट भी जाओ, तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। और अगर आप न्यूमेरिकल कर पा रहे हो तो थ्योरी आप उससे आसानी से लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। न्यूमेरिकल कैसे कर आपको- सकते हैं सर? हाँ जी, थ्योरी बता दिए तो न्यूमेरिकल कैसे कर सकते हैं, बताइएगा तो हम। तो वही ना, खाली थ्योरी बताने से न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, है ना। आपको सर। न्यूमेरिकल सॉल्व, हाँ, होमवर्क जो भी मिलेगा आपको वो होमवर्क करना ही पड़ेगा। और देखिए, क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं एक किसी पार्टिकुलर टॉपिक से, जितना क्वेश्चन sir. बना। अभी अब क्या बताएं, फिर से बता दीजिए ना, मेरा कनेक्शन कट गया था। मैं बताया अभी तक कुछ भी नहीं हूँ, जो बस यही है कि मैं अभी अब लोग रियल फिजिक्स में इंटर करने जा रहे हैं, बस मैं इतना ही बताया। मेरा विकास- कहने का मतलब इतना ही है। हाँ सर। बोल रहे हैं मोशन स्टार्ट कर रहे हैं क्या? हाँ सर। वीडियो सर रिकॉर्डिंग स्टॉप करके रीस्टार्ट करिए, फ्रेश हो जाएगा पूरा नए चैप्टर का। ओके, ठीक है।